अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नॉवल सर्कल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे नई आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नॉवल का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। बीजान को दुरिया बिना देखे ही बुरी लगी थी। अपनी अकलौती बेटी के मुंह से हर वक्त दुरिया नामा सुनकर वो उकता चुकी थी। अक्सर मीरब को डांट देती कि पराई लड़की से दोस्ती एक हद तक ही रखो, खामखा बढ़ावा मत दो, मगर मीरब उनकी नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। मगर मीरब उनकी नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। फिर एक बार जब मीरब घर आई तो उसके पास दुरिया की तस्वीर थी। ले जी देखें बीजान, और मेरी चॉइस को दाद दें कि आपकी बेटी ने क्या चुन कर दोस्त बनाई है। मीरब ने तस्वीर माँ के सामने की। बीजान ने तस्वीर देखकर दिल ही दिल में दुरिया के हुस्न को सराहा, मगर ज़बान से इकरार करना शायद जुर्म समझा। ये उसके साथ वाली लड़की कौन है? ये मारिया है। मारिया दुरिया की बड़ी बहन है, तो ये भी प्यारी, मगर दुरिया ज़्यादा प्यारी है ना? मीरब ने माँ की तायद चाही। ये मारिया की मंगनी वगैरह हुई कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चाय बनाओ, मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने। जी लाती हूँ अभी। मीरब चली गई। बीजान ने तस्वीर सामने की और दुरिया पर एक नागवार सी नज़र डाली, जबकि मारिया दुरिया के मुकाबले में उन्हें मासूम और भली मालूम हुई। बीजान को दूसरी दफ़ा दुरिया से नफ़रत तब महसूस हुई जब उन्होंने कुनान के मोबाइल में दुरिया की तस्वीर देखी। वो कुनान के रूम में उसकी लंदन जाने के लिए पैकिंग करने आई थी कि कुनान के सेल की रोशन स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हुई, जो बेड पर पड़ा था। उनको स्क्रीन पर किसी लड़की की तस्वीर नज़र आई। उन्होंने सेल उठाकर देखा तो सामने दुरिया की मुस्कुराती तस्वीर देखकर उन्हें नफ़रत और गुस्सा एक साथ आया। बेहयाई तो देखो, 2 मुलाकात में ही अपनी तस्वीर एक नामहरम मर्द को दे दी। हूँ, न जाने कैसी माएँ ऐसी बेटियां पैदा करती हैं जो गैर मर्दों पर डोरे डालती हैं। बेशर्मी की इंतहा है, बीजान ने नफ़रत से सोचा। मुझे तो पहले ही बुरी लगती थी तुम, और रही सही कसर तुम्हारी इस तस्वीर ने पूरी कर दी। तुम्हें क्या लगता है मेरे हीरे जैसे बेटे को फांस लोगी इतनी आसानी से? तो ये तुम्हारी खुशफहमी है दुरिया। तुम जैसी कली कली मंडलाने वाली लड़की हरगिज़ मेरी बहू बनने के लायक नहीं। ना जाने अब तक कितने मर्दों के साथ चक्कर चला चुकी होगी। बीजान हकारत से दुरिया से हम कलाम थी। वो ये बात कुनान से करना चाहती थी, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि लंदन से वापस आने तक कुनान के सर से दुरिया का भूत उतर चुका होगा, मगर उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। लंदन से वापसी पर जब बीजान ने कुनान से शादी की बात की तो कुनान के मुंह से दुरिया का नाम सुनकर उन्हें हैरत तो ना हुई, मगर दुरिया से नफरत का ग्राफ मज़ीद बढ़ गया। और इस बात पर कुनान से जरा कर सकती थी कि दुरिया अच्छी लड़की नहीं है, मगर फिर चुप रही कि हो सकता है कुनान पिछले 1 साल से उससे राब्ते में रहा हो। अगर ऐसा हो तो फिर वो हरगिज़ मेरी बात नहीं मानेगा। तब ही उनके शैतानी दिमाग में मारिया का ख्याल आया। अगर मैं कुनान की शादी कहीं और ज़ोर ज़बरदस्ती से कर भी दूँगी तो वो दुरिया से दूसरी शादी भी कर सकता है, मगर अगर उसकी शादी दुरिया से हो जाए मारिया से हो जाए, फिर तो दुरिया का कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। यही सोचकर उन्होंने कुनान को दुरिया के लिए हाँ कही, मगर वहाँ जाकर मारिया के प्रपोज़ल दे दिया। आज इस वाक़े को 4 से
اوپر ہو گئے تھے۔ وہ دل میں خود بھی پچھتا رہی تھی مگر زبان سے اقرار کرنا شاید جرم سمجھتی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ انہوں نے اگر اپنا بیٹا دریا کا نہ ہونے دیا تو وہ ان کا اپنا بھی نہ ہو سکا۔ 4 سال جدائی کی سزا کم نہ تھی ان کے لیے، مگر پھر بھی وہ جھکنے کو تیار نہ تھی، یا شاید بیٹے سے واپسی کی توقع کر رہی تھی۔ کنان 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کل صبح آفس گیا مگر شام کو واپس نہ آیا۔ اگلی صبح سے شام اور شام سے رات کے 12 بج چکے تھے مگر کنان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ کنان ٹائم سے آفس جاتا اور ٹائم سے واپس گھر آتا تھا۔ اب تو دریا کو بھی فکر ہونے لگی تھی، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ اللہ جی، جہاں کہیں بھی ہے وہ شخص آ جائے واپس، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں اس ڈفر کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ دریا کی آنکھوں کے سامنے کنان کا دلکش سراپا لہرایا۔ نہیں، ایسے بندے کو بھاڑ تو ہرگز سوٹ نہیں کرتا، تو پھر کہاں؟ وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی۔ اف، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، بالکل ہی مت ماری گئی ہے میری تو۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کہاں ہوگا یہ؟ ایک بار آ جاؤ واپس، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ دریا نے اسے دھمکی دی۔ کیا کروں اب، میرے پاس تو اس لاٹ صاحب کا نمبر بھی نہیں اور ملازمہ بھی 3 دن پہلے کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب کیسے پتہ کروں اس کا؟ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ہم کلام تھی۔ چوکیدار، ہاں اسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی باہر آئی۔ کان تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ہم کو معلوم نہیں۔ اچھا تو پھر اس کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ جی ابھی دیتا ہے۔ خان نے نمبر ملا کر سیل دریا کی طرف بڑھایا۔ سیل آف تھا۔ لو یہ نئی مصیبت، تم ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ جاؤ۔ کنان لاشاری، دیکھتی ہوں کون بچاتا ہے تمہیں۔ دریا نے دانت کچکچائے۔ یہ لو سیل نمبر بند ہے تمہارے صاحب کا۔ دریا پاؤں پٹکتی واپس لاؤنج میں آئی۔ اب وہ واقعی پریشان ہو چکی تھی۔ کہیں کوئی حادثہ؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ نہیں اللہ نہ کرے، مانا کہ وہ شخص مجھے پسند نہیں، مگر اب اتنا بھی برا نہیں کہ کچھ ایسا ویسا ہو سکے۔ اللہ جی پلیز واپس آ جائے وہ۔ دریا آنکھیں بند کیے دعاؤں میں مشغول تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ سامنے سے کنان کو آتے دیکھ کر وہ بھوکی شیرنی بنے اس کی طرف لپکی۔ ذلیل کمینے انسان، کہاں تھے تم؟ دریا نے اس کا گریبان پکڑا۔ تم جانتے تھے نا میں اکیلی ہوں گھر میں، ملازمہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے، پھر بھی غائب رہے۔ ایک کال کر دیتے تو کون سا تمہاری شان میں کمی آ جاتی، مگر نہیں، تمہیں کیا میں مروں یا جیوں؟ دریا ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چلا رہی تھی، جبکہ کنان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے ارحم اور ولید اپنے یار کی عزت افزائی سن رہے تھے۔ ولید نے آگے بڑھنا چاہا مگر ارحم نے بازو پکڑ کر روکا۔ ابے سن چپ کر کے، تو دیکھ نہیں رہا کنان لاشاری بھیگی بلی بنا کھڑا ہے؟ کتنا کیوٹ لگ رہا ہوگا فرنٹ سے۔ ارحم نے دانت نکالے۔ ولید نے اسے گھوری دی۔ کنان کی پشت تھی ان کی طرف اور دریا لمبے چوڑے کنان کے سامنے تھی، اس لیے پیچھے کا منظر نہ دیکھ پائی۔ بتاؤ کہاں سے یہ آشیاں کر کے آئے ہو؟ پورے 2 دن اور 1 رات، بولو۔ دریا نے گریبان جھنجھوڑا۔ کنان کو لگا اگر وہ مزید کچھ نہ بولا تو وہ ہینڈ اسپیشلسٹ ضرور اپنے ہاتھ کا جادو دکھا دے گی، اور اب وہ اکیلا نہیں تھا، پیچھے وہ دونوں بھی موجود تھے۔ وہ ہکلایا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بات کرنی نہیں آتی تمہیں، یا وہ بھی مجھے سکھانی پڑے گی؟ وہ چیخی۔ آتی ہے، وہ منمنایا۔ تو پھر پھوٹو منہ سے۔ ارحم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کہکے کا گلا گھونٹا، جبکہ ولید نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں تو تجھے ہی زن مرید سمجھتا تھا، یہ اپنے لاٹ صاحب تو تجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ارحم کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ منہ سیے کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ دریا کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ ولید سے مزید برداشت نہ ہوا تو جلدی سے آگے آیا۔ بھابھی وہ کنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دریا ولید کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ وہ کب، کیسے؟ اندر چل کر بات ہوتی ہے بھابھی، کنان کا زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں، ولید نے رسان سے کہا۔ جی۔ دریا نے راستہ چھوڑا۔ ولید کنان کو سہارا دے کر اندر کی طرف بڑھا۔ کنان لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ دریا نے غصے میں اس کی زرد رنگت اور نڈھال جسم پر غور ہی نہ کیا۔
अस्सलाम वालेकुम भाभी, वो अरहम की आवाज़ पर पलटी। उफ, ये भी था, उससे मज़ीद शर्मिंदगी हुई। भाभी एक्चुअली वो कुनान ने मना किया था आपको बताने से, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया आपको। अरहम ने ना बताने की वजह बताई। हूँ, मैं तो मर रही थी ना यहाँ, उसके लिए जो मना किया। वो कुनान को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताई है भाभी, और मुझे यकीन है आप उससे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर अमल करवा ही लेंगी। अरहम ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। दुरिया ने झुका सर मज़ीद झुका दिया। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? शरारत से इजाज़त मांगी। जी जी, वो जल्दी से बोली। क्या चीज़ है ये इडियट? वैसे एक बात कहूँ भाभी, वो फिर से मुड़ा। जी, दुरिया ने हाँ में सर हिलाया। बीवियों को इसी तरह अपने शोहर हजरात को काबू में रखना चाहिए, जैसे आपने इस ड्रैकोला को। अरहम शरारत से कहकर कहका लगाता आगे बढ़ गया। उफ, किस कदर बदतमीज़ है ये तो। मैं एवं इसे भला मानस समझती रही। नॉनसेंस। दुरिया सोचती हुई किचन की तरफ बढ़ी। अब उसे ही आधी रात को बिन बुलाए मेहमानों की मेज़बानी करनी थी। दुरिया चाय और स्नैक्स लेकर कुनान के रूम में दाखिल हुई। कुनान बेड की बैक से टेक लगाए आधा लेटा और आधा बैठा था। इस दुश्मन जान को आते देखकर सर से पाँव तक दिल में उतारा। 2 दिन से ये चेहरा नहीं देखा था। यूं लग रहा था न जाने कितने दिन हो गए हैं इस मनमोहने गुलाबी चेहरे को देखे। दुरिया उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर चुकी थी, मगर अरहम और वलीद की वजह से चुप रही। उसने तीनों को चाय सर्व की। सॉरी भाभी, हमने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, डिस्टर्बनेस कैसी, मैं जाग ही रही थी। दुरिया ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। भाभी, आप चाय नहीं ले रही, अच्छी नहीं बनी क्या? अरहम ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती। दुरिया ने ज़ाहिर मुस्कुरा कर ही कहा, मगर दिल में उसे 2-4 गालियों से नवाजा। कुनान आज पहली दफ़ा दुरिया के हाथ का बना कुछ पी रहा था, इसलिए खूब मज़े से चुस्कियाँ ले रहा था। वैसे भाभी, आपके हस्बैंड को डॉक्टर की लाइट चीज़ें बताई हैं, लाइक ब्रेड सूप, लिहाजा ऐसी ही चीज़ें दीजिएगा। इस चटखोरे को अरहम कुनान को मज़े से चुस्कियाँ लेते देख चुका था, इसीलिए उसे चिढ़ा। कुनान मुस्कुरा दिया। ओके, हम चलते हैं अब। तो अपना ख्याल रखना। हाँ। वलीद खाली कप रख कर खड़ा हुआ। क्यों भाई, ये क्यों रखेगा ख्याल? उसे सिर्फ रेस्ट करनी है और ख्याल भाभी को रखना है। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरहम ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से पूछा। भाभी, इस डफर की बातों का माइंड मत कीजिएगा, एमी फजूल बोलता है ये। एग्जैक्टली, दुरिया ने दिल में कहा। हमें निकलना चाहिए, अब लेट हो रहे हैं। वलीद ने घड़ी देखी। हाँ भाई, भाभी इंतज़ार कर रही होंगी तेरी क्लास लेने के लिए। अरहम कह पुलिस से रहा था, मगर हंसी दबाता देख दुरिया को रहा था। नॉनसेंस स्टूपिड। दुरिया ने हल्की सी सरगोशी की। चल, अब तेरे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा। वलीद ने उसकी गर्दन दबोची। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई इंतज़ार की सूली पर लटके। अरहम ने एक अदा से कहा। उसकी अदा पर सब मुस्कुरा दिए। वलीद खुदाफिज कहता अरहम को घसीटता बाहर निकल गया। अब कमरे में वो दोनों ही रह गए थे। कुछ देर बाद कुनान ने ही खामोशी को तोड़ा। दुरिया, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर मेरा हार्ट फेल हो जाएगा जो इन्फॉर्म करने से मना किया? दुरिया फिर से अधूरी क्लास लेने लगी। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने मुनासिब नहीं समझा इसलिए। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों मुनासिब लगेगा? मेरी वैल्यू ही क्या है तुम्हारी नज़र में, जो बताते मुझे? नहीं, मैं